Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology. Today we are going to discuss chapter number 15, which is about the vascular distensibility and functions of arterial and venous system. So distensibility का concept discuss करते हैं कि what does that mean? A valuable characteristic of the vascular system is that all the blood vessels are distensible. Simple words में अगर आपको बताऊं तो इनमें खिंचने की सलाहियत होती है. यानी अगर blood vessel का size ये है and for any reason उसमें से blood flow बढ़ जाता है या amount of blood, volume of blood बढ़ जाता है, so the blood vessels can distend, और जब ये distend होंगे तो it can go up to this size, for example. So this property is known as distensibility. Okay, the distensible nature of all the arteries allow them to accommodate the pulsatile output of the heart and to average out the pressure pulsation. और ये जरूरी भी है. देखें, अभी हम distensibility का concept arteries में और veins दोनों में discuss करेंगे. Arteries वो blood vessels हैं जिनमें heart से blood pump होके आ रहा है. So अगर इनमें ये distensibility की property नहीं होती, if they were rigid pipes, जैसे घरों में पाइप होते हैं जिसमें से पानी गुजरता है, if our blood vessels were rigid pipes like those pipes which we have in our houses, lead के pipes या प्लास्टिक के pipes, तो ये जो pulsatile nature में blood निकलता है वो उसकी accommodation बड़ी different हो जाती, turbulence start हो जाती. So nature has provided you with a very nice solution कि जो हमारी pipelines हैं जिसमें से blood गुजरता है, they are highly distensible, और इनकी distensibility ही की वजह से ये हार्ट की पल्सेशंस अकोमोडेट होती हैं. और जब वेन्स की बात आएगी तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये डिस्टेंसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ये वेन्स में ब्लड को काइंड ऑफ स्टोर करवाती हैं. सो विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो. द कैपेबिलिटी प्रोवाइड्स स्मूथ continuous flow of the blood through very small blood vessels of the tissue. So that is an important property called distensibility. आप इससे अंदाजा लगाएं कि गाइटन ने पूरा एक चैप्टर इस पर डेजिग्नेट किया है distensibility पर. The most distensible of all the vessels are the veins. So veins are the blood vessels which are most distensible. इनकी खिंचने की सलाहियत सबसे ज्यादा है. Even slight increase in venous pressure cause the veins to store about 0.5 to 1 liter of extra blood. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट देखें, समझें इस बात को कि अगर वेन्स का साइज इतना है और वेन किसी का साइज इतना है, अगर इस साइज से इस साइज में वेन शिफ्ट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली दिस साइज ऑफ द ब्लड वेसल इज कंटेनिंग मोर ब्लड, इसमें ज़्यादा ब्लड है. सो बात यहाँ पे ये हो रही है कि ज़रा सा डिस्टेंशन वेन्स का एंड यू कैन स्टोर 0.5 to 1 liter एक्स्ट्रा ऑफ द ब्लड. सो इसमें जितना भी ब्लड आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल 1 liter ऑफ द ब्लड वॉज देयर, नाउ इट विल बी 1.5 to 2 liters. सो ये डिस्टेंसिबिलिटी वेन्स की इज द हाइएस्ट. देयरफॉर द वेन्स प्रोवाइड अ रेजर्वायर फॉर स्टोरिंग लार्ज quantities of extra blood. So veins are ये दूसरा नाम है veins का कि veins are the blood storing reservoirs. Reservoirs मतलब tanks है, यहाँ पे blood store होता है and it can then be squeezed whenever it is required somewhere else in the circulation. We will talk about it. अच्छा, units of, अभी हम पिछली वीडियो में we had been talking about कि प्रेशर का यूनिट क्या होगा, फ्लो क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट. नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी. नाउ वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी नॉर्मली इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम. फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम, समझें इस बात को कि जब डिस्टेंशन होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे अकोमोडेट होने वाला ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा. सो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉर ईच मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी राइज इन प्रेशर. यानी ब्लड वेसल में जब प्रेशर बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंड होगी, यानी एक प्रेशर यूनिट के इंक्रीमेंट पर फॉर ईच मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी राइज इन प्रेशर कितना वॉल्यूम बढ़ता है. दिस फिनोमिना, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी. यानी वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल divided by increase in pressure multiplied by the original volume. So that is the formula which you have to remember for distensibility. Therefore, if 1 millimeter of mercury causes a blood vessel that originally contained 10 ml of the blood, यानी एक blood vessel है जिसमें 10 ml blood stored है, for example कोई एक vein की बात हो रही है और अब इसमें 1 millimeter of mercury pressure बढ़ गया. So अगर 1 millimeter of pressure mercury का बढ़ने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है by 1 ml, then the distensibility by this formula would be 0.1 or 10%. कैसे? Because now you have all the values here. You see, we are calculating the distensibility. ठीक है, increase in volume कितना हुआ है? 1. So you put in the equation 1 and then divide it by increase in pressure कितना हुआ है? Increase in pressure is 1 as well because this is 1 ml increase volume.
ठीक हो गया। और इसमें ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 10, सो दैट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम। सो द इक्वेशन वुड बी 0.1 per millimeter of Hg, और अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो becomes 10%. So that is how you calculate the distensibility of any blood vessel. तीन चीजें आपको चाहिए, कितना वॉल्यूम बढ़ा, कितना प्रेशर बढ़ने पर, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, तो आपको उस वेसल की डिस्टेंसिबिलिटी मिल जाएगी। और वेन्स हमने बात ऑलरेडी की है कि वेन्स आर मच मोर डिस्टेंसिबल देन द आर्टरीज। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिकर बिकॉज आर्टरीज में, यू रिमेंबर, दिस इज द आर्टरी का ल्यूमेन, और देयर इज अ देन थिक मस्कुलर लेयर। सो देयर इज अ थिक मस्कुलर लेयर इन द आर्टरीज, दे आर देयरफॉर थिकर एंड फार स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ द वेन्स। Consequently, the veins on average are about 8 times more distensible, 8 times more distensible as compared to the arteries. That is, a given increase in pressure causes about 8 times as much increase in the blood in a vein as compared to the artery. And if you have an artery and if you have a vein, और इन दोनों में आप similar pressure increase करें, same pressure increase है, तो what you would notice कि यहाँ blood volume जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा as compared to the artery. ठीक है? In pulmonary circulation, and why this happens, because veins are more distensible. In pulmonary circulation, the pulmonary vein distensibilities are similar to those of the systemic circulation. However, pulmonary arteries normally operate under pressures about 1/6. तो ये बात इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। Again, देखें, बार बार मैं आपसे ना, जब भी इस वैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी हम डिस्कस करते हैं, दो सर्किट्स की बात होती है। वन इज़ द पल्मोनरी सर्किट एंड द अदर वन इज़ द सिस्टेमिक सर्किट। इन दोनों में प्रेशर्स डिफरेंट हैं, लेकिन फिनोमिना एक्चुअली एक जैसा है। पल्मोनरी सर्किट में भी ऐसा ही है कि जो वेन है उसकी डिस्टेंसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर्स हैं, हमको पता है कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें जो मीन ब्लड प्रेशर है वो 100 है, लेकिन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें मीन आर्टीरियल प्रेशर 100 से बहुत कम है। सो द प्रेशर्स overall are about 1/6 of those in the systemic circulation. But यहाँ पर भी, यहाँ से मुराद क्या है, यहाँ पर भी से मतलब है pulmonary system में भी veins are more distensible. ठीक है? अच्छा जी, ये हो गया कॉन्सेप्ट डिस्टेंसिबिलिटी और इसके यूनिट का। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय वैस्कुलर कंप्लायंस, या इसी कंप्लायंस का दूसरा नाम है वैस्कुलर कैपेसिटेंस। ये जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नाउ कंप्लायंस इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम पर इंक्रीज इन प्रेशर, सो दैट्स अ रेशियो बिटवीन द टू थिंग्स। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा, ये तो काफ़ी मिलता जुलता है डिस्टेंसिबिलिटी के फॉर्मूला से, लेकिन देखें डिस्टेंसिबिलिटी के फॉर्मूला में एक चीज़ और थी। सो इफ़ यू सी दीज वैल्यूज, इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर इंक्रीज इन प्रेशर, तो ये वाला जो यूनिट है, देखें, इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर इंक्रीज इन प्रेशर, ये और ये इज द सेम थिंग, इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर इंक्रीज इन प्रेशर। सो ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर निकाल दूं, एंड दैट चीज इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। सो अगर ओरिजिनल वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, इट बिकम्स द कंप्लायंस, लेकिन अगर ओरिजिनल वॉल्यूम का जिक्र आ जाता है, देन इट बिकम्स द डिस्टेंसिबिलिटी। डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब यही है कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं किसी ब्लड वेसल में, तो वहां वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डिस्टेंसिबिलिटी। जबकि कंप्लायंस में वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। इन हीमोडायनामिक स्टडीज इट यूजुअली इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू नो द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ब्लड दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन पोर्शन of the circulation for each millimeter pressure rise in that particular vessel, then to know the distensibility of the individual vessel. This value is known as compliance or capacitance. यानी अगर हम ये उसकी खींचने की सलाहियत पे बात ना करें, सो फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक ब्लड वेसल का साइज इतने से इतना हो गया, ये वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एट मैनी ऑफ द टाइम्स। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसी ब्लड वेसल में टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड कितना स्टोर होगा एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट इज यूजुअली गिवन बाय द कंप्लायंस। कंप्लायंस एंड डिस्टेंसिबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अ हाईली डिस्टेंस, अब ये सुने ना, ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। अ हाईली डिस्टेंसिबल वेसल, यानी जिसमें खींचने की सलाहियत, खुलने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, but that has a small volume may have far less compliance as compared to a vessel which is less distensible but more volume is there, and thus the compliance is equal to the distensibility times volume. So ये जो picture है increase in volume over increase in pressure, it simply tells you कि किसी blood vessel में कितना volume of the blood किसी एक particular time पर होगा. So compliance tells you about the amount of blood present, while distensibility tells you कि how stretchable a blood vessel would be.
ओके सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट. द कंप्लायंस ऑफ अ सिस्टेमिक वेन इज अबाउट 24 टाइम्स दैट ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी बिकॉज इट इज वेरी हाईली डिस्टेंसिबल. अब एज अ जनरल रूल ऑब्वियसली अगर आप जनरल सिनेरियो की बात करें तो अगर कोई ब्लड वेसल ज़्यादा डिस्टेंसिबल होगी यानी उसमें ज़्यादा खिंचाव होगा तो ऑब्वियसली उसकी डिस्टेंसिबिलिटी ज़्यादा है और अल्टीमेटली उसकी कंप्लायंस भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लड आएगा. तो जनरल प्रिंसिपल तो यही है. जैसे वेन्स में हमने पढ़ा है कि दे आर हाईली डिस्टेंसिबल अबाउट 8 टाइम्स एंड दे आर ऑल्सो हाईली कंप्लायंस बिकॉज उसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा स्टोर होता है. बट अगेन लेट मी टेल यू देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स कि जहाँ पे कंप्लायंस डिफरेंट है डिस्टेंसिबिलिटी से. सो ब्लड वेसल कैन बी हाईली डिस्टेंसिबल लेकिन उसमें ब्लड वॉल्यूम चूंकि कम है तो दैट विल बी लो कंप्लायंस. सो इन समरी इफ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द अमाउंट ऑफ द ब्लड प्रेजेंट, वॉल्यूम्स की हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इन अ ब्लड वेसल, दैट इज द कंप्लायंस. और अगर हम उसके चेंज इन उसके ल्यूमेन डायमीटर की बात हो रही है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज द डिस्टेंसिबिलिटी कि ओरिजिनल इतना था अब बाद में इतना हो गया. ठीक है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ ब्लड, दिस इज द कंप्लायंस. सो दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स. Now, volume pressure curves of the arterial and venous circulations. A convenient method for expressing the relationship of pressure to volume in a vessel or in any portion of the circulation is a volume pressure curve. The red and the blue solid curves ये भी देखते हैं थोड़ी देर में, respectively the volume pressures of a normal systemic arterial system and venous system, showing that when the arterial system of an average adult is filled with about 700 mLs of blood, the mean arterial pressure is about 100 millimeters of mercury, but when it is filled with only 400 mLs of blood, the pressure falls to 0. So basically जो भी blood vessel है उसमें जो pressure है it is dependent upon कि उसमें blood है कितना. So if you look at the diagram now here, this is the volume pressure curve of an artery. This is the artery representation and this is a vein representation. So artery में अगर आप देखें on the y-axis we have the pressure inside the artery and on the x-axis we have the volume. So if the volume is about 500, so this is the normal value, then the mean pressure is about 100. You see here? So if you plot this down, this is roughly about 500. So when the volume is 500, then the pressure is about 100. लेकिन जैसे जैसे आप volume drop कर रहे हैं, so for example we are at this point, so if you are at this particular point, the volume here perhaps is 400 क्योंकि 500 से पहले है ना ये. So this is perhaps 400 and the pressure now is 0. So जितना ज़्यादा blood होगा उतना ज़्यादा pressure होगा. So you should be able to at least interpret this graph. In the entire system, systemic venous system, the volume normally ranges from 2000 to 300 500. ये देखें अब एक important point आ गया. हमने ये पिछली वीडियो में भी जो चैप्टर नंबर 13 था उसमें हमने 14 था उसमें हमने ये बात की थी कि आर्टरीज में ओवरऑल देयर इज लेस ब्लड एज कंपेयर टू द वेन्स, और ये यहाँ पे भी नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं. आर्टरीज में द टोटल ब्लड इज अबाउट 700 mLs ऑफ ब्लड, वेन्स में इट इज 2 लीटर से 3.5 लीटर 2000 to 3500 mLs. इतना सारा ब्लड है वेन्स में और ये इस डायग्राम पे नजर भी आ रहा है. सो इफ यू लुक एट दिस डॉट, दिस इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस रफली अराउंड 2500, and if you gauge at the pressure is very low. The pressure is very low. It's only about 3 to 5 millimeters of mercury, है ना? So it's a very low pressure. Then and a change of several hundred ml is required to change the pressure. अब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा जा भी नहीं रहा. देखें वेन्स में दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम 3500. इस मैक्सिमम वॉल्यूम पर भी इफ़ यू सी ऑन द वाई एक्सिस प्रेशर कितना है 20 के आसपास ही है. सो थोड़ा सा प्रेशर चेंज करने के लिए भी थाउजेंड्स का वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है. दिस रिक्वायरमेंट मेनली एक्सप्लेन्स वाई एज मच एज 1/2 लीटर ऑफ ब्लड कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अ हेल्दी पर्सन in only a few minutes without greatly altering the function of the circulation. भाई ये जो है ना ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखें आप जब किसी को ड्रिप लगाते हैं या किसी को इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं तो वो कौन से कंपार्टमेंट में जा रहा होता है लिक्विड? इट्स गोइंग इन द वेनस कंपार्टमेंट, वेन में जाता है ना. आप वेन में ड्रिप लगाते हैं. अब वेन में जब आप ड्रिप लगाते हैं तो हो क्या रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है. सपोज उस बंदे में नॉर्मल वॉल्यूम है वेनस सिस्टम में अबाउट 2500 और आपने 1 लीटर की उसको ड्रिप लगा दी.
1 लीटर की जब आप ड्रिप लगाएंगे तो ये 2500 से वॉल्यूम अब कहाँ चला जाएगा, 3500 पर। अब आपने 1 लीटर वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा वेनस सिस्टम में नहीं बढ़ा है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम कि इन द वेन्स इट हैज़ द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। ओके, तो इसी वजह से यू कैन गिव इंट्रावेनस सॉल्यूशन। सो दैट पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ये समझने से ताल्लुक रखता है। नाउ द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक और अदरवाइज पैरासिम्पैथेटिक, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा जो भी हम डिस्कशन करेंगे ऑन द प्रेशर वॉल्यूम लूप्स। अब जरा ये हेडिंग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो शोन इन फिगर 15.1 आर द इफेक्ट्स ऑफ वॉल्यूम प्रेशर कर्व्स व्हेन द वास्कुलर sympathetic nerves are excited or inhibited. It is evident that an increase in the vascular smooth muscle tone caused by sympathetic stimulation increases the pressure at each volume of the arteries or veins, where the sympathetic inhibition decreases the pressure. And that's something very known to you. आपको ये बात पता है, since you are a medical student, you know कि जो sympathetic stimulation है in the blood vessels, अगर blood vessel का size ये है and there is a sympathetic stimulation, the size will go very very small. So activation of the sympathetic system will increase the tone of the muscle and thus reduce the size, और जो lumen size है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जब ल्यूमेन साइज कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा। सो दिस लाइन अगेन, इट इज एविडेंट दैट इंक्रीज इन द वैस्कुलर स्मूथ मसल टोन व्हिच इज कॉज्ड बाय द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे आर्टरी के, द प्रेशर विल इंक्रीज एंड ऑपोजिट विल हैपन व्हेन द सिंपैथेटिक सिस्टम इज inactivated. Control of the vessel by the sympathetics in this manner is a valuable means for diminishing the dimension of one segment of the circulation, thus transferring blood to the other segments. ये important point है क्योंकि sympathetic system जो है, suppose ये एक organ है स्टमक और यहाँ पे ये blood supply आ रही है और काफ़ी सारा blood इस स्टमक को पहुँच रहा है, but सपोज वी हैव अ फ्लाइट और फाइट सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ता पीछे लग गया, अब ये जो डॉग पीछे आपको डर लग गया ना, अब आपको भागना है। सो दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो अब ये डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इस वक्त है भागना इंपॉर्टेंट। भागना इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि नाउ यू नीड मोर ब्लड सप्लाई समवेयर एल्स इन द बॉडी। मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, स्टमक की ब्लड सप्लाई को कम किया जाना चाहिए। और ये कम कैसे होगा, यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट करेगा, साइज ऑफ द ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, and the blood will be diverted somewhere else in the body. So that sort of thing. और इस वक्त जब ये इमरजेंसी सिचुएशन है तो यू नीड मोर हार्ट रेट, आपका हार्ट जो है इट शुड पंप मोर ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा निकले। सो यू नीड मोर एंड मोर ब्लड कमिंग आउट ऑफ द हार्ट। तो क्या होगा, ये कैसे होगा, आपके पास वेन्स हैं, वेन्स पर जब ये सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा तो वेन की ल्यूमेन का साइज कम होगा। जब साइज कम होगा इसका मतलब ये है कि वेन्स में प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड राइट एट्रियम में एंटर होगा, ज़्यादा ब्लड राइट एट्रियम में एंटर होगा तो राइट वेंट्रिकल एंड द होल कार्डियक साइकिल विल बी augmented. So just because of the activation of sympathetic system, different segments of the vascular tree, they get relevant blood supply. Stomach की supply shut off हो गई, muscles की supply बढ़ गई, sympathetic system से veins constrict हो गई तो ज़्यादा blood आ गया right atrium में ताकि cardiac output को बढ़ाया जा सके. So that's very important control of the venous compartment by sympathetic stimulation. For example, an increase in the vascular tone throughout the systemic circulation can cause large volumes of blood to shift in the heart. जैसे मैंने भी आपको बताया कि veins constrict होंगी, which is one of the principal methods that the body utilizes to rapidly increase the heart pumping, particularly under emergency situation. Sympathetic control of vascular capacitance is also highly important during hemorrhage. Enhancement of the sympathetic tone, especially to the veins, reduces the vessel size enough that the circulation continues to operate almost normally even when as much as 25% of the total blood volume has been lost. Capacitance change हो रही है. Capacitance का मतलब क्या है? Total amount of blood in the vascular compartment. तो again if somebody is bleeding, those blood vessels can be constricted ताकि कम bleeding हो और बाकी सारा circulation का पहिया body के अंदर सही चलता रहा है. So the body has huge capacity to control the pressures and the volumes of different segments of the vascular tree. Okay, now what is delayed compliance? Another concept which is also called stress relaxation of the blood vessels, इसको पढ़ते हैं. The term delayed compliance basically means that a vessel exposed to increased volume at first
exhibit a large increase in pressure. Yani if the size of the vessel is this, but now the size of the blood vessel is this, so there is more blood in there, and because of the more blood there is more pressure in there. So initially there is more blood and more pressure, but progressive delayed stretching of smooth muscle in the vessel wall allow the pressure to return to the normal. अब ये जो देखो हुआ क्या, जब ये ब्लड वेसल का साइज ये था तो अब ज्यादा ब्लड हो गया और ब्लड वेसल का साइज ये हो गया, तो वॉल्स स्ट्रेच हो रही हैं. ये वॉल्स स्ट्रेच हो होकर जो स्मूथ मसल्स हैं एट वन टाइम दे बिकम एग्जॉस्टेड, दे एग्जॉस्ट, और जब ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो जो प्रेशर है वो एक्चुअली दोबारा उतना ही हो जाता है जितना स्टार्ट में था. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन. यानी शुरू में स्ट्रेस आया और बाद में मसल्स एग्जॉस्ट हो गए, सो दे आर नाउ रिलैक्स. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन. दिस इफेक्ट, इसको नॉर्मल लाइफ में भी सोचें, इफ दिस इज यू एंड देयर इज एक्यूट स्ट्रेस इन योर लाइफ, कोई एक मेजर मसला आता है तो उस वक्त आप फौरन बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी मसले के साथ आप जिंदा होते हैं, जी रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होता. सो मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि नाउ यू आर इन सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस रिलैक्सेशन. आप स्ट्रेस रिलैक्सेशन की सिचुएशन में, आपने स्ट्रेस को फेस किया और अब आपको उसकी आदत हो गई. ठीक है. This effect is shown in figure 15.2. We'll have a look at figure 15.2 in a while. In this figure, the pressure is recorded in a small segment of the vein that is occluded at both the ends. An extra volume of blood is suddenly injected until the pressure rises from 5 to 12 millimeter. So practical ये है, experiment theory ये है कि there is a blood vessel जिसको दोनों end से बंद कर दिया गया है. So that's a blood vessel. इस end से भी ये बंद है, इस end से भी ये बंद है, यानी इसमें जितना blood है उतना ही रहेगा. अब इसमें आपने further blood inject कर दिया, तो जब आपने inject किया तो pressure rise होना चाहिए. And let's have a look at this diagram. This is the resting condition. आपने यहाँ पे inject कर दिया blood, तो obviously the pressure has now increased from 5 millimeters of mercury to 12 millimeters of, ये pressure rise हो गया. So that's the rise in pressure. और ये होना भी चाहिए कि जब आप किसी closed vessel में volume inject करेंगे तो उसका pressure बढ़ेगा. Even though none of the blood is removed, because ये दोनों end से बंद है तो कोई blood निकला नहीं है, after it is injected the pressure begins to decrease immediately and approaches 9 millimeters. 12 से 9 पे आ गया, देखें, after several minutes. Thus the volume of the blood injected causes immediate elastic distension of the vessel, but when the smooth muscle fibers of the vein begin to creep to longer lengths, they get exhausted and therefore they enter the phenomenon of stress relaxation. So ये देखें थोड़ी देर के बाद ये 12 तक पहुंचा and then it stops coming down, नीचे आ जाएगा, it stops holding at 12 और अब ये pressure आ गया तकरीबन 9 पर. So this is where we say कि okay, this area is the area of stress relaxation, that the blood vessel wall is no more holding the same pressure. हालांकि इसमें से अभी लिक्विड निकाला नहीं है, ब्लड निकाला नहीं है, बट स्टिल उसकी वॉल्स एग्जॉस्ट हो गई हैं एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेस रिलैक्सेशन. डिलेड कंप्लायंस इज अ वैल्यूएबल मैकेनिज्म. अब ये जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन या जिसका दूसरा नाम है डिलेड कंप्लायंस, इट्स अ वैल्यूएबल मैकेनिज्म वेयर बाय द सर्कुलेशन कैन अकोमोडेट extra blood when necessary, such as after large transfusion. Delayed compliance in the reverse direction is one way in which the circulation automatically adjusts itself over a period of minutes to hours to diminish blood flow आफ्टर सीरीज ऑफ हेमरेज. अब ये तो हमने सारी सिनेरियो में बात की है कि जब आपने ब्लड इंजेक्ट किया है या वॉल्यूम इंजेक्ट किया है, विच इज व्हाट हैपेंस इन द इंट्रावेनस सोल्यूशन, कि जब आप किसी वेन में इंट्रावेनस सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका प्रेशर अगर बढ़ता भी है, पहले तो प्रेशर बहुत ही कम बढ़ता है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर 1 लीटर भी इंट्रावेनस आपने फ्लूइड डाल दिया तो प्रेशर स्लाइटली इंक्रीजेज इन द वेनस कंपार्टमेंट, लेकिन वो बढ़ने के बाद भी इट अगेन गोज इन टू द फिनोमिना ऑफ डिलेड कंप्लायंस और फिर थोड़ा सा कम हो जाता है. लेकिन अगर इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर दें कि हम ब्लड इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्लीडिंग हो रही है. सो इफ फॉर एग्जांपल देयर इज हेमरेज के सिनेरियो में व्हाट विल हैपन कि ब्लड विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. सो होना ये चाहिए कि वेनस कंपार्टमेंट में प्रेशर कम हो जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलैक्सेशन वो प्रेशर कम्स बैक टू नॉर्मल और नियर नॉर्मल. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. आप बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन या डिलेड कंप्लायंस की वजह से आपका जो बॉडी के कंपार्टमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली वेनस कंपार्टमेंट, वो अपने वॉल्यूम्स और प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस करते हैं और नॉर्मल के करीब रहते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अब बात करते हैं कुछ प्रेशर वगैरह की इन द
आर्टीरियल सिस्टम और फिर बात करेंगे पर्टिकुलरली इन द वेनस सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट arterial pressure pulsation. With each heartbeat what happens के new surge of blood fills the arteries. ज़ाहिर है ये जब जब हार्ट बीट करेगा तो वेंट्रिकल से ब्लड निकल के एओर्टा में आएगा and there is a new surge, new lot of blood entering into the arterial system. अब ये सुने, were it not for the distensibility of the arterial system, all this new blood would have to flow through the peripheral blood vessels almost instantaneously only during the cardiac systole and no flow would have occurred during the diastole. अब बात ये है कि अगर आपके हार्ट से निकलने वाला जो ये आर्टेरियल सिस्टम है, एओर्टा और उसके बाद जो दूसरी आर्टरीज हैं, अगर ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते तो एक दफा हार्ट ने बीट करना था और एक ही पल्स में, एक ही गो में इंस्टेंटेनियसली इसमें से ब्लड गुजर जाना था एंड दैट वुड हैव हैपन ओनली ड्यूरिंग सिस्टली, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये हमारी बॉडी में एक ब्यूटी है कि देयर इज अ डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल। सो बेसिकली ये जो इतना सारा प्रेशर्ड ब्लड जब एओर्टा में एंटर होता है, सो एओर्टा काइंड्स ऑफ एब्जॉर्ब द प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द पल्सेशंस एक पल्स जनरेट होती है इस डिस्टेंसिबिलिटी की वजह से, उस पल्सेशंस की वजह से ये ब्लड फ्लो करता है थ्रू आउट द सिस्टली एंड डायस्टली। सो ये कॉन्सेप्ट अभी हमें गैदर करना है कि वी हैव अ गुड रीजन दैट आवर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज जस्ट नॉट अ रिजिड पाइप, बल्कि इट्स अ डिस्टेंसिबल सिस्टम, ठीक है। हाउएवर द कंप्लायंस ऑफ द आर्टेरियल ट्री नॉर्मली रिड्यूसेस द प्रेशर पल्सेशंस टू ऑलमोस्ट नो पल्सेशंस बाय द टाइम द ब्लड रीचेस टू द कैपिलरीज। ये हमारा जो डिस्टेंसिबल सिस्टम है, इट इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम बिकॉज एक इतना जो कहते हैं ना फक करके इतना सारा ब्लड आता है एओर्टा के अंदर विद अ वेरी हाई प्रेशर, एक तो उसको हैंडल करता है डिस्टेंसिबिलिटी का फिनोमिना, फिर ये ब्लड स्मूथली पहुंचता है कैपिलरीज तक ताकि ब्लड फ्लो मेंटेन हो सके बड़े अच्छे तरीके से विदाउट एनी गड़बड़ इन द ब्लड फ्लो, कोई टर्बुलेंस ना हो और कोई स्टॉपेज ऑफ ब्लड ना हो ड्यूरिंग डायस्टली। अब ये जो प्रेशर पल्सेशन का कॉन्सेप्ट है ये जरा समझें ये क्या है। एट द रूट ऑफ द एओर्टा, ये डायग्राम यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन करी है और अभी हम इन डायग्राम्स को देखते भी हैं थोड़ी देर में, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन द ब्लड एंटर्स इन हेल्दी यंग एडल्ट्स द प्रेशर एट द टॉप ऑफ ईच पल्स इज द सिस्टोलिक प्रेशर, और ये वो प्रेशर है जब हार्ट बीट करता है और यहाँ से ब्लड निकल के एओर्टा में एंटर होता है। तो ये प्रेशर कितना होता है 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ईच पल्स इज द डायस्टोलिक प्रेशर विच इज अबाउट 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और इन दोनों में जो डिफरेंस है 120 माइनस 80 ऑब्वियसली 40, दिस इज व्हाट वी कॉल द पल्स प्रेशर। सो अगर आप डायग्राम को देखें, सो देयर इज एन अप strike, और ये जो up strike है that is about 120 and the down strike is about 80, and this difference between 120 and 80 is the 40 millimeters of mercury which is known as pulse pressure, ठीक है। ये pulse pressure का concept है। यहाँ इन diagrams में भी ये इसी तरह से दिखाया है कि normally there is an uphill spike of 120 when the blood enters into aorta, और diastole में there is 80, और ये incisuria ये हम discuss करेंगे when the aortic valve closes, this little dip happens, but the upper peak is 120 and the lower peak is 80, that's normal, okay। 120 and 80 systolic and diastolic blood pressure, और इनका जो difference है that is called the pulse pressure। Now two major factors which affect the pulse pressure are these. Number one is the stroke volume output, and that's common sense कि अगर ventricles में से ज़्यादा blood push out हो रहा है तो obviously जो systolic pressure है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा फक करके ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर। सो एक तो ये फैक्टर है स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, जितना ज़्यादा ब्लड निकलेगा उतना सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड द अदर फैक्टर इज द कंप्लायंस। कंप्लायंस में अगर डिस्टर्बेंस है यानी डिस्टेंसिबिलिटी में फ़र्क पड़ गया, या ब्लड वेसल एओर्टा या आर्टीरियल सिस्टम डिस्टेंसिबल नहीं है, देन देयर विल बी प्रॉब्लम। अगर डिस्टेंसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है एंड बिकम्स अ लेड पाइप और इसमें कोई डिस्टेंशन नहीं है, तो अब यहाँ पे जो प्रेशर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एंड द पल्स प्रेशर विल इंक्रीज। Third less common factor is the ejection fraction from the heart, but the main two that you have to remember जिनका बहुत सारी disease patterns के साथ भी ताल्लुक है, they are the stroke volume output यानी कितना वॉल्यूम निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, and what is the compliance of the arterial system। इनकी कुछ examples अभी हम देखेंगे। In general, the greater the stroke volume, the greater the amount of blood that enters into the arterial system, and therefore greater the pressure rise, systolic pressure and also the diastolic pressure। So अगर
वॉल्यूम बढ़ जाएगा हार्ट से निकलने वाला तो पल्स प्रेशर बढ़ेगा. सो हियर वी हैव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इनको अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि दिस इज द नॉर्मल कर्व, जो नॉर्मल हमारा पल्स कर्व है, एंड देन वी विल कंपेयर इट विद सम सिनेरियोज व्हिच आर एक्चुअली डिजीज्ड कंडीशंस. वी विल टॉक अबाउट देम. ओके. Right, so for example, as demonstrated by the middle top curves in 15.4. Now this diagram, the pulse pressure in old age sometimes rises to twice the normal limit because of a disease called arteriosclerosis. Now what basically happens in this disease कि जो blood vessels हैं उनमें arteriosclerosis या atherosclerosis होता है, जिसकी वजह से जो blood vessels हैं arteries उनकी डिस्टेंसिबिलिटी अफेक्ट हो जाती है. सो दे आर नो मोर डिस्टेंसिबल. अब जब ये डिस्टेंसिबल नहीं होंगे तो दूसरे अल्फाज में दे आर नाउ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर्स, एंड व्हेन दे आर वेरी रिजिड स्ट्रक्चर्स व्हाट विल हैपन कि जो पल्स प्रेशर है वो इस तरह से बढ़ जाएगा कि सिस्टोलिक प्रेशर इज सडनली वेरी हाई. आप देखें नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120, बट आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में कितना हो गया मोर देन 160. रीजन ये है कि हार्ट से जो ब्लड निकला, एओर्टा जब डिस्टेंसिबल होती है तो ये जितना प्रेशर होता है ये कुशन आउट हो जाता है, यानी ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह हैवी प्रेशर को काम डाउन किया जाता है बिकॉज वेसल्स डिस्टेंसिबल हैं. तो जैसे गाड़ियां हैं ना, गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं तो खड्डे वड्डे में गाड़ी लगती है तो वो इतना इफेक्ट पता नहीं चलता अगर शॉक एब्जॉर्बर ठीक से काम कर रहे हैं. अगर शॉक एब्जॉर्बर ठीक से काम नहीं कर रहे तो पर लग पता जाना है, फिर किडनी में से स्टोन्स निकल आने सारे. तो ये डिस्टेंसिबिलिटी जब खत्म हो जाएगी तो हार्ट से जितना ब्लड निकलेगा दैट विल इंक्रीज द प्रेशर, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द एओर्टा. और वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर आप इस तरह का कर्व देखें एग्जाम में कि there is the normal baseline already about 80, तो ये तो ठीक लग रहा है डायस्टोलिक प्रेशर, लेकिन सिस्टोलिक प्रेशर बहुत बढ़ गया, इंसिज्यूरिया भी मौजूद है. दैट लुक्स लाइक कि कोई कंप्लायंस का इशू है, डिस्टेंसिबिलिटी का इशू है, एंड वन गुड एग्जांपल फॉर दिस इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. इसको आप कंपेयर करें एक और सिनेरियो के साथ विच इज एओर्टिक स्टेनोसिस. देखो एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होगा. नाउ ट्राई टू इमेजिन द सिनेरियो हियर. दिस इज योर वेंट्रिकल और यहाँ से एओर्टा निकल रहा है, यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व है. अब मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ बनाता हूँ तो ये एओर्टा है और यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व होगा. अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो स्टेनोसिस का बेसिकली मतलब ये है कि जो ल्यूमेन है वो बहुत छोटा सा हो गया है, द वॉल्व इज स्टेनोरिक. अब कम ब्लड निकलेगा और एओर्टा में जाएगा. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो वेरी लो अमाउंट ऑफ ब्लड विल रीच दी एओर्टा. जब कम ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड प्रेशर भी यहाँ कम होगा. देयरफॉर यू सी अ वेरी लो सिस्टोलिक प्रेशर. यू सी इट्स स्मॉल वेव्स, स्मॉल कर्व्स, एंड दैट इज व्हाट इज सीन इन एओर्टिक स्टेनोसिस. In effect, the pulse pressure is determined approximately by the ratio of, ये एक important equation है यार. ये pulse pressure निकालने का यहाँ पे भी मैंने आपको एक formula discuss किया था कि the easiest way to calculating pulse pressure was systolic pressure minus diastolic pressure. तो अगर systolic pressure 120 है और diastolic pressure 80 है तो pulse pressure हो जाएगा simply 40. ये तो numeric calculation है, लेकिन अगर आपको conceptual calculations करनी है so this is the equation to remember कि pulse pressure is approximately equal to the stroke volume over the arterial compliance. इससे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा पल्स प्रेशर होगा. यानी जैसे इस कंडीशन में हमने बात की थी, दिस इज बेसिकली फॉर कंप्लायंस. और इसको देखेंगे यहाँ पर, अगर कंप्लायंस कम हो जाएगी यानी ओल्ड एज में व्हाट हैपेंस कि कंप्लायंस ऑफ द आर्टरी कम हो जाती है. एथरोस्क्लेरोसिस में व्हाट हैपेंस कि कंप्लायंस ऑफ द आर्टरी कम हो जाती है. कंप्लायंस ऑफ द आर्टरी डिक्रीज करेगी तो पल्स प्रेशर इंक्रीज करेगा. सो ये रिलेशनशिप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक वॉल्यूम और प्रेशर, जो पल्स प्रेशर है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, एंड देन आर्टीरियल कंप्लायंस एंड पल्स प्रेशर दे आर इनवर्सली रिलेटेड. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कंप्लायंस कम होगी यानी डिस्टेंसिबिलिटी कम होगी तो पल्स प्रेशर बढ़ेगा, एग्जैक्टली एज वी सॉ इन दिस डायग्राम. ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशंस. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ पल्स प्रेशर. Now, abnormal pressure pulse contours. अब मुझे कुछ scenarios discuss करने हैं which are very important. Some pathophysiological conditions of the circulation causes abnormal contours of the pulse pressure wave. This is the normal contour. Normal contour में we have a systolic spike which is about 120 millimeters of mercury. We have a diastolic spike and then we have incisuria. That's the normal one. And then we have a lot of abnormal. जिनमें से एक abnormal contour हमने discuss कर लिया है. This is arteriosclerosis, जिसमें compliance कम होती है. ठीक है. Now
एओर्टिक स्टेनोसिस भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट हैपेंस कि डायमीटर ऑफ द एओर्टिक वाल्व इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, और जब डायमीटर कम होगा तो ज़ाहिर है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और यू विल सी स्मॉल लिटिल टीनी मीनी कर्व्स. In persons with patent ductus arteriosus, 50% or more of the blood pumped into the aorta by the left ventricle flows immediately back through the wide open ductus into the pulmonary artery and the lung blood vessels, thus allowing the diastolic pressure to fall very low before the next heartbeat. Now that is something important कि जब आप डायग्राम को देखते हैं तो how do you identify PDA? So PDA patent ductus arteriosus में blood pump होता है aorta में, लेकिन फिर volume suddenly fall back हो जाता है because there is an anomalous connection, और उस connection की वजह से aorta से blood निकल जाता है फौरन. पहले जाता है aorta के अंदर ventricle से, left ventricle से, and then it comes back. तो जब वापस आएगा ब्लड निकल जाएगा सिस्टम में से, अगर ये एओर्टा है और इसमें से ब्लड वापस निकल गया तो ऑब्वियसली यहाँ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कम हो गया, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ प्रेशर कम हो जाएगा. सो द डायस्टोलिक प्रेशर विल गो डाउन. सो व्हाट विल एक्चुअली हैपन कि यू विल सी डिपिंग डाउन ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर. नॉर्मली डायस्टोलिक प्रेशर 80 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखें इट इज गोइंग डाउन टू मे बी 30 और 20 और समथिंग लाइक दिस. सो इफ यू सी डिपिंग डाउन, टू मच डिपिंग डाउन ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर, ऑलवेज थिंक अबाउट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है. एक और सिनेरियो है विच इज द एओर्टिक रीगर्जिटेशन. एओर्टिक रीगर्जिटेशन में ये है कि जो एओर्टिक वाल्व है वो काम ही नहीं कर रहा, वो दोनों तरफ खुल रहा है और वो इस तरह है जैसे वो है ही नहीं. सो व्हेन देयर इज एओर्टिक रीगर्ज, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा, वो एओर्टा में आएगा, लेकिन वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाएगा बिकॉज वाल्व काम नहीं कर रहा. यानी यहाँ भी एओर्टा से ब्लड निकल जाएगा. जब एओर्टा से ब्लड निकलेगा तो डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा. सो एक्चुअली अगर आप पीडीए और एओर्टिक रीगर्ज के ग्राफ को देखें तो इन दोनों में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया है, रफली अराउंड 30-40 पे आ गया है एज अपोज्ड टू द नॉर्मल ऑफ 80. अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि पीडीए का ग्राफ कौन सा है और एओर्टिक रीगर्ज का ग्राफ कौन सा है? दोनों ही में डायस्टोलिक प्रेशर डाउन हुआ है. डिफरेंशिएट करने का आसान तरीका यह है कि इन द एओर्टिक रीगर्जिटेशन ग्राफ देयर इज नो इंसिज्यूरिया. ये जो एक डिप है इन द वेव फॉर्म, ये एब्सेंट है. और ये एब्सेंट क्यों है? ये एब्सेंट इसलिए है क्योंकि एओर्टिक वाल्व काम नहीं कर रहा. ये जो इंसिज्यूरिया है दिस इज बिकॉज ऑफ द एओर्टिक वाल्व क्लोजर, और अब एओर्टिक वाल्व है ही नहीं तो यहाँ पे देयर इज नो इंसिज्यूरिया. सो इफ देयर इज ड्रॉपिंग डाउन ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर एंड नो इंसिज्यूरिया, देन यू थिंक ऑफ एओर्टिक रीगर्जिटेशन. Okay, so that's a very very important diagram. एग्जाम में इस पे बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं. Try to read all the graphs. Now, transmission of pressure pulses to the peripheral arteries. When the heart ejects blood into aorta during systole, only the proximal portion of the aorta initially becomes distended because of the inertia of the blood, which prevents distended blood movement all the way to the periphery. Now, ये जो एओर्टा का फर्स्ट पार्ट है, इसमें जब बहुत सारा ब्लड एंटर होता है तो ये डिस्टेंसिबिलिटी की इसमें प्रॉपर्टी है, तो ये एब्जॉर्ब करता है. इट्स अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द हाई प्रेशर. हाउएवर द राइजिंग प्रेशर इन द प्रॉक्सिमल एओर्टा रैपिडली ओवरकम्स दिस इनर्शिया एंड द वेव फ्रंट ऑफ डिस्टेंशन स्प्रेड फर्दर एंड फर्दर, और फिर ये ब्लड इस तरह प्रेशर से आगे बढ़ता जाता है. सो देयर इज अ गुड डायग्राम समवेयर. कहाँ है वो डायग्राम जिसमें ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिखाया है? सो दिस इज द एओर्टा एंड देन द डिसेंडिंग एओर्टा. यहाँ से ब्लड इसमें एंटर होगा and then there will be some distension here. वो distension की वजह से सारे का सारा blood, जाहिर है ये pressure यहाँ पे आएगा ना, ये वाला जो area है aorta का, this is the first part which is receiving a lot of blood with a lot of pressure. So इसको cope up करने के लिए, इसको absorb करने के लिए इसमें distension होती है, but जाहिर है उस pressure की वजह से the blood will move forward, और ये जो forward movement है this is what we call formation of the wave fronts. इसमें कोई अरबी फारसी या कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. The simplest thing is कि because there is a pressure, the blood will move forward and this is known as transmission of pressure pulse. बिल्कुल ऐसे ही जैसे transmission of electricity होती है वायर्स में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है न्यूरॉन्स में, बिल्कुल इसी तरह देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड और ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पल्स इन द आर्टरीज, जिसका मतलब ये है कि ब्लड मूव करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट्स ऑल. The velocity of the pressure pulse transmission is about 3 to 5. ये numbers याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, so don't worry about these numbers. Now, pressure pulses are damped in smaller arteries, arterioles and capillaries.
Now what happens कि the particular figure अभी हम देखते हैं इस figure को shows the typical changes in the pressure pulse contours as the pulse travels into the peripheral vessels. Note especially in the three lower curves the intensity of the pulsation becomes progressively less. जाहिर है जो pressure pulse होगी वो जैसे जैसे blood आगे move करेगा, it will be highest in aorta by the way. You see highest in aorta, but arterial और capillary में you see pressure lines they are very very low. और ये इट मेक सेंस कि जैसे जैसे बॉडी में ब्लड डिसिमिनेट होगा फ्रॉम द हार्ट टू द एओर्टा में सबसे हाई प्रेशर, फिर उसके बाद आर्टरीज कैपिलरीज तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर बहुत ही डैम्प हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा. और ये चीज़ समझना इतना मुश्किल नहीं है. जाहिर है जो प्रेशर है इट विल गो डाउन जितना दूर जाएंगे हार्ट से. Now this progressive diminution of pulsation in the periphery is called damping of the pressure pulse. The cause of the damping is twofold, which is resistance of the blood to the blood flow. Obviously blood vessels में resistance है तो blood अपनी power lose करेगा, and then the compliance of the vessel. So that's something very easy to understand. यार total मिला के बात ये है कि जैसे जैसे heart से दूर जाएगा मामला, pressure of the blood will actually be going down. ठीक है ना, सिंपल सी बात है. Now, how do you, this is clinical method to measuring systolic and diastolic blood pressure. How do you measure blood pressure? So the most commonly used method is the auscultatory method, where you put a pressure curve around the vessel in the arm, and you with this pump you inflate this, and the idea is to block this vessel. और इस vessel को block करने के लिए usually you go up to a pressure more than 120. So 120 से ऊपर जाए, because 120 the normal pressure है ना आपकी arteries में, so you go roughly more than 120. तो idea ये है कि इस pressure पर the blood vessel will be occluded. अब फिर आप ये करते हैं कि देन यू पुट ए स्टेथोस्कोप हेयर, एंड दिस इज ऑब्वियसली इसके जो एयर पीसीज हैं वो आपके कान में हैं. देन यू डिफ्लेट इट, तो ये प्रेशर नीचे आना शुरू होगा. जब ये प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के आसपास पहुंचेगा यू विल स्टार्ट हेयरिंग द साउंड्स इन योर एयर. उसको हम मार्क कर लेंगे एज ए सिस्टोलिक प्रेशर और फर्दर डिफ्लेट करते जाएंगे. तो जब ये साउंड्स डिसअपियर हो जाएंगी दैट विल बी मार्क्ड एज द डायस्टोलिक प्रेशर. So this is what you do. I don't know if you have a blood pressure sphygmomanometer at your clinics, or if you're a student at your homes, try to do that. Okay, so ये पूरा method यहाँ इन्होंने explain किया है जो मैंने आपको अभी बताया. Actually इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा how to measure the blood pressure using a sphygmomanometer. तो हम इसको उस वीडियो में डिटेल से देखेंगे एक्चुअली प्रोसीजर है क्या. मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसीजर है. ठीक है, अच्छा ये एक तो ये प्रोसीजर है. इसके अलावा nowadays we have automated oscillometric methods, automated digital methods भी हैं. किताब में इसका जिक्र नहीं है. You just place, बल्कि अब तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं. In fact you just put a sensor in any one of the finger, or you have a curve, and then you have a digital meter, और आपका ब्लड प्रेशर डिस्प्ले हो जाता है. एप्स भी मौजूद हैं, एप्स में वो पूरा स्टोर हो जाता है. पूरे 24 आवर्स की मॉनिटरिंग है, हॉल्टर मॉनिटरिंग. सो नाउ देयर आर वेरी एडवांस मेथड्स ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर्स. बट स्टिल मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी क्लिनिक्स में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज स्फिग्मोमैनोमीटर. ओके, right. Now the normal arterial pressure as measured by the auscultatory, and ये हम कर चुके हैं. This is मैंने आपको बता दिया कि there is the first sound when it appears is the systolic pressure. The sound when it disappears is the diastolic pressure. Okay, and then this is the terminology called mean arterial pressure. Is the average of the arterial pressures measured milliseconds by milliseconds over a period of time. It is not equal to the average systolic and the diastolic pressure, because at normal heart rates a greater fraction of cardiac cycle is in diastole than. ये एक बड़ी physiological और philosophical type की debate. इसको छोड़ें अभी, सिर्फ इतना याद रखेंगे what is mean arterial pressure. As the name indicates, is the mean of the arterial pressure. That's it, average of the arterial pressure. Thus the arterial pressure remains closer to the diastolic pressure. Again, something that we should not be worrying about. So actually that's it. You just need to understand the terminology mean arterial pressure. Okay, right. अगर आप बात कर रहे हो systolic mean arterial pressure की, so that will be known as mean systolic arterial pressure. If you are talking about diastolic pressure, उसका अलग भी mean निकलता है, इन दोनों का combined भी mean निकलता है, depending upon what exactly you want to see in the patient. But mean means the average. So average over a certain period of time. Say for example certain minutes, certain seconds, certain hours, that sort of thing. Okay.
इससे ज़्यादा इसकी डिटेल जब मेडिसिन के लेक्चर्स कर रहे होंगे तब बात करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट द आर्टीरियल सिस्टम. अब मुझे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू द वेन्स एंड देयर फंक्शंस इन द बॉडी. वेस्कुलर सिस्टम का ये जो कंपोनेंट है यानी वेन्स, इसकी फंक्शनल डायनेमिक्स आर्टरीज से बिल्कुल डिफरेंट है. देखें, आर्टरीज का काम है कि जो ब्लड हार्ट पंप करे उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, जबकि वेन्स का काम है कि सारे ब्लड को जब उसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं और परहैप्स वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें एंटर हो चुके हैं तो उस ब्लड को वापस लेकर आए इनटू द राइट एट्रियम. सो दिस इज द जॉब ऑफ द वेन. सो वेन्स प्रोवाइड पैसेज वे फॉर द ब्लड टू द हार्ट, बट दे ऑल्सो परफॉर्म अदर स्पेशल फंक्शंस जो भी हम डिस्कस करेंगे. ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इज दैट दे आर केपेबल ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिंग एंड enlarging capacitance or distensibility का concept, and thereby storing small or large quantities of blood, making this blood available whenever it is required by the remainder of the circulation. So veins एक तो blood को वापस लेके आ रही हैं right side of the heart में. दूसरा, veins are major store houses, they are major storekeeper of the blood. So जब कभी blood चाहिए होता है veins constrict करती हैं और ठक करके बहुत सारा blood इनमें से निकल जाता है. The peripheral veins can also propel blood forward by means of so-called venous pumps, and they even help regulate the cardiac output. Basically ये concept इस तरह से है कि जैसे हमारे leg में there are muscles और वो muscles जब contract करते हैं तो veins में blood move in the upward direction. So ये पूरा जो venous pump का mechanism है इससे blood move करता है towards the heart. अभी हम इसकी थोड़ी सी details और भी पढ़ेंगे. कुछ important headings हैं, कुछ important concepts हैं veins से related इस chapter में. So आइए discuss करते हैं इनको. वेनस प्रेशर, राइट एट्रियल प्रेशर इन द पेरिफेरल वेन. ये प्रेशर्स की थोड़ी सी इन्होंने बात की है और यहाँ पे एक कोई डायग्राम भी है विच इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेनस सिस्टम. बट right at the point of entry of superior and inferior vena cava into the right atrium, the pressure is 0. तो वहाँ से बात स्टार्ट करते हैं. आइए देखते हैं. Blood from all systemic veins flows into the right atrium of the heart. ये बात आपको पता है. Therefore the pressure in the right atrium is called the central venous pressure. So जब ये बात करते हैं ना CVP की, यानी central venous pressure, it basically means the pressure in the right atrium. So if this is your heart, that is the right atrium. तो यहाँ पे जो pressure है, because superior vena cava भी blood यहाँ लेके आ रही है और inferior vena cava भी blood यहाँ लेके आ रही है. So the pressure right there is known as the central venous pressure and it is considered as 0. The right atrial pressure is regulated by a balance between number 1, the ability of the heart to pump blood out of the right atrium and ventricle into the lungs, and number 2, the tendency of the blood to flow from the peripheral veins into the right atrium. अब ये सुने. If the right heart is pumping strongly, the right atrial pressure decreases. अब ये इस तरह से है कि right heart से यहाँ से blood निकल के right ventricle से actually कहाँ जाता है? lungs में. So suppose this is the lung और यहाँ lung में कोई problem है, whatever the problem, अब ये blood pump होके यहाँ नहीं जा पा रहा. So if the blood is not able to go into the lungs, the blood will remain here in the right ventricle और उसका back pressure होगा right atrium में. So if the blood is not passed into the lungs, the pressure in the right atrium will raise. So central venous pressure increase हो जाएगा. एक ये रीजन हो सकता है कि there is some problem delivering the blood to the lungs. Second problem यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ से जो blood आ रहा है वो blood या बहुत ज़्यादा अमाउंट में आना शुरू हो जाए या बहुत कम अमाउंट में आना शुरू हो जाए. अगर बहुत ज़्यादा blood आएगा तब भी central venous pressure बढ़ जाएगा. So there are two determinants of right atrial pressure. One is the ability of the right side of the heart to pump blood into the lungs, and the second determinant is how much blood is actually being brought by the peripheral veins into the right atrium. Okay, so conversely, weakness of the right heart elevates the right atrial pressure because pumping नहीं हो रही, blood आगे नहीं जा रहा. Also, any effect that causes the rapid inflow of blood into the right atrium from the peripheral veins, यानी veins अगर ज़्यादा blood लेके आ रही हैं, the right atrial pressure will increase, यानी central venous pressure increase हो जाएगा. Some factors that can increase this venous return and thereby increase the right atrial pressure include number 1, increase blood volume, यानी किसी भी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया तो ज़्यादा ब्लड आ रहा है. नंबर 2, increase large vessel tone, यानी वेसल्स जो पेरिफेरल वेन्स हैं पर्टिकुलरली उनका टोन बढ़ गया, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो ज़्यादा ब्लड यहाँ पहुँचेगा. नंबर 3, डायलिटेशन ऑफ द आर्टीरियोल्स, जितना ज़्यादा ब्लड आर्टीरियोलर सिस्टम में एंटर होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा फ्रॉम द वेनस एंड. इन सारी कंडीशंस में ब्लड
entry into the right atrium will be increased, and therefore the central venous pressure will be increased. So increased central venous pressure means two things, or one of the two things, कि lungs में कोई problem है और blood right ventricle से lungs में नहीं जा पा रहा, या number two ज़्यादा blood right atrium में enter हो रहा है. ठीक है. The same factors that regulate the right atrial pressure also contribute to the regulation of the cardiac output, क्योंकि जितना ज़्यादा blood आएगा उतना ही ज़्यादा blood circulate होके left side पे आएगा और left side से पूरी body में जाएगा. So more blood in, more blood out is the concept. The normal right atrial pressure, यानी normal central जो pressure है venous pressure, that is about 0 millimeters of mercury, which is equal to the atmospheric pressure around the body. It can increase to 20 to 30 in one of these conditions. यानी अगर blood volume बढ़ गया है right atrium में तो pressure बढ़ जाएगा, lungs में कोई problem है तो बढ़ जाएगा. So it can actually increase. Serious heart failure में हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा तो यहाँ भी ब्लड पड़ा हुआ है, यहाँ भी ब्लड पड़ा हुआ है, ज़्यादा ब्लड होगा तो प्रेशर बढ़ेगा. Massive transfusion of the blood. Obviously, if you transfuse a lot more blood, then more blood is entering into the right atrium, which means more, central venous pressure. So there are different causes by which the central venous pressure can actually rise to 20 to 30 millimeters of mercury from zero. The normal is zero. Now the lower limit to the right atrial pressure is usually in minus 3 to 5 below the atmospheric pressure, and that again can happen in different pathological conditions. The right atrial pressure approaches these low values when the heart pump with exceptional vigor. यानी कुछ इतना ज़्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मतलब खाली है, सारे का सारा ब्लड निकल के लंग्स में चला गया, इतना खाली है कि प्रेशर जीरो के बजाय माइनस में चला गया. सपोज अ कंडीशन ऑफ सीवियर हेमरेज. व्हेन देयर इज अ लॉट of hemorrhage, there is little blood in the circulatory system, and when there is little blood in the circulatory system, there is very little blood reaching the right atrium, and therefore the pressure may even go to minus 3 to minus 5. So if the pressure, the central venous pressure goes in minus, think about low volume status. If it goes high, think about high volume status or any lung problem. So think about conditions जिसमें right side of the heart में blood ज़्यादा है. ठीक है. Venous resistance and peripheral venous pressure. Large veins have so little resistance to blood flow when they are distended that the resistance is practically almost zero. कोई resistance ही नहीं, आराम से blood flow करेगा. However, as shown in figure 59, most of the large veins that enter the thorax are compressed at many points by surrounding tissue. For example, जब veins enter हो रही होती हैं into the thoracic region, they are pressed and compressed and rubbed against the rib. तो वहाँ पे point of constriction होता है, तो जहाँ point of constriction होगा वहाँ resistance होगी. ठीक है. Finally, veins coursing through the abdomen are often compressed by different organs and by intra-abdominal pressure, so they usually are at least partially collapsed to avoid or slit-like state. यानी बॉडी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, वैसे तो वेन्स में कह रहा है कि कोई प्रेशर एज सच रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस ही नहीं है, मजे से ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स इन द बॉडी, जैसे एब्डोमेन है तो एब्डोमेन में बाहर इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर है जिसकी वजह से वेन्स कोलैप्स कर सकती हैं. कोई रिब है, उस रिब के पास से अगर कोई वेन गुजर रही है तो वहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. For these reasons, large veins do usually offer some resistance to the blood flow because of all these factors, such as the intra-abdominal pressure, such as the point of crossing a bony structure. उनकी वजह से कुछ ना कुछ resistance बनती है. ठीक है. But that is very low. You see here. It's not very high resistance, and the pressure in the more peripheral small vein in the person lying down is usually only 4 to 6 millimeter greater than the right atrial pressure. So overall it's a low pressure system जो veins हैं, and it's a low resistance system ताकि blood flow easily पहुंचे heart तक. The effect of high rate of high right atrial pressure on peripheral venous pressure, यानी अगर right atrial pressure बढ़ जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा venous pressure पे. So let's try to understand this concept. When the right atrial pressure rises above normal, the normal, ये अब हमने कई दफ़ा बात डिस्कस कर ली कि this is the right side of the heart, this is the left side of the heart. यहाँ पे जो central venous pressure है that is zero. If the pressure goes above zero, the blood begins to backflow. तो अब ये होगा क्या, देखें कॉन्सेप्ट ये है कि इन द हार्ट यू नो द नॉर्मल सर्कुलेशन. सो यहाँ पे इन द राइट एट्रियम वी हैव द सुपीरियर वेना केवा एंड द इंफीरियर वेना केवा. अगर यहाँ प्रेशर बढ़ गया, नाउ दिस इज नो मोर जीरो बट से फॉर एग्जांपल +10 और समथिंग, तो ये जो वेन्स हैं ये इसमें एम्प्टी नहीं हो पाएंगी, देयर विल बी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, तो ब्लड पीछे की तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा. सो ब्लड बिगिंस टू
back up in the large veins. तो अगर इस डायग्राम को देखें, यहाँ से ब्लड यहाँ आना था, लेकिन अब यहाँ प्रेशर बढ़ गया, तो इट विल बी पुलिंग अप इन द लार्ज वेन्स ऑफ योर बॉडी. दिस बैकअप ऑफ ब्लड इनलार्जेस द वेन्स. जाहिर है वेन्स में ब्लड ज्यादा होगा, सोचे. एंड इवन द कोलैप्स पॉइंट्स इन द वेन विल ओपन अप. कोलैप्स पॉइंट्स होते हैं ना बॉडी में कहीं कहीं, मैंने आपको बताया रिब्स के अगेंस्ट और एब्डोमेन में, दीज आर द कोलैप्स पॉइंट्स, वो भी खुल जाएंगे क्योंकि ब्लड ज्यादा है. एंड दिस हैपेंस ओनली व्हेन द प्रेशर जरा सा प्रेशर बढ़ा है. देखें 4 to 6 होगा राइट एट्रियल प्रेशर, यानी 0 होता है ना, 0 से सिर्फ 4 to 6 हो जाएगा, तो वेन्स में पीछे ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा, इतना कि कोलैप्स्ड वेन्स भी खुल जाएंगी. देन एज द राइट एट्रियल प्रेशर राइजेस फर्दर, द एडिशनल इंक्रीज कॉजेस कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन पेरिफेरल वेनस प्रेशर इन द लिम्स एंड एल्सवेयर इन द बॉडी, बिकॉज हार्ट फंक्शन मस्ट बी इम्पेयर्ड सिग्निफिकेंटली टू कॉज अ राइट एट्रियल प्रेशर राइज ऑफ 0 से लेके 4 to 6 तक बढ़ने में ठीक ठाक हार्ट डैमेज हुआ होगा, तभी ब्लड प्रेशर नहीं, राइट एट्रियल प्रेशर इतना बड़ा है. द पेरिफेरल वेनस प्रेशर इज नॉट नोटिसेबली एलिवेटेड इवन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द हार्ट फेलियर एज लॉन्ग एज द पर्सन इज एट रेस्ट. देखें ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आगे 2-4 चैप्टर के बाद एक पूरा चैप्टर अलग से है ऑन कार्डियक फेलियर. तो वहां हम ये बात करेंगे कि जब से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कार्डियक फेलियर, द हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड, देयर इज इंक्रीज इन द सेंट्रल वेनस प्रेशर, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड विल बी पुल्ड बैक इनटू द वेन्स और फिर पेरिफेरल वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा. तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. इफेक्ट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऑन द वेनस प्रेशर ऑफ द लेग. The pressure in the abdominal cavity of a recumbent person normally averages about +6 millimeters of mercury, but it can raise to 15 to 30 as a result of pregnancy, large tumors, abdominal obesity. ये तमाम वो कंडीशन हैं जिसमें intra-abdominal pressure काफ़ी ठीक ठाक बढ़ जाता है. When the intra-abdominal pressure rises, the pressure, in the veins of the leg must rise above the abdominal pressure before the abdominal veins will open and allow the blood to flow from the legs to the heart. Thus, if the intra-abdominal pressure rises to 20, the lowest possible pressure in the femoral vein is also about 20. So that is a very important concept. देखो बात ये है कि जो legs से veins ऊपर heart की तरफ जा रही हैं, so these veins for example they are going towards heart. ये heart है, ये leg है, बीच में इस vein ने गुजरना है from the abdomen. और अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सपोज ये 20 है, तो और यहाँ पे सपोज प्रेशर कम है, से फॉर एग्जांपल 4 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है, सो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से ये वेन तो कोलैप्स हो जाएगी. तो जब ये वेन कोलैप्स हो जाएगी तो ब्लड ऊपर हार्ट तक कैसे जाएगा? सो इन ऑर्डर फॉर द ब्लड टू गो फ्रॉम द लेग टू द हार्ट, द प्रेशर हैज़ टू मैच द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. दैट्स द कॉन्सेप्ट. अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है तो इस प्रेशर को भी बढ़ना होगा, वरना ये एब्डोमेन से गुजरने वाली जो वेन है ये कोलैप्स हो जाएगी. ठीक है. Then the effect of gravitational pressure on venous pressure. ये क्या concept है? In any body of water that is exposed to air, the pressure at the surface of the water is equal to the atmospheric pressure. So if you are at the surface of the water, the pressure जो हमारी body पे लग रहा है, that is atmospheric pressure. But the pressure rises 1 millimeter of mercury for each 13.6 millimeter of distance below the surface. अभी आजकल ये टाइटन बड़ा चर्चा में है कि ये surface थी water की, they went down और इन्हें जाना था roughly around 4 kilometers down the surface of the water. और जितना नीचे जाएंगे water का pressure on the Titan obviously increase हो रहा था. और ऐसी एक थ्योरी ये भी है कि इसी प्रेशर की वजह से there was a leakage in the structure of the Titan, तो perhaps ये कोलैप्स हो गया. ये थ्योरी आ रही है, बहुत ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट कर रही है. अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, बट दैट्स वन ऑफ द थ्योरीज. तो पॉइंट ये है कि जितना आप वाटर सरफेस के नीचे जाते हैं, पानी का प्रेशर उतना ज़्यादा उस बॉडी पे बढ़ता है. दिस इज व्हाट इज नोन एज द वाटर प्रेशर, ग्रेविटेशनल प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं इसको और ग्रेविटेशनल प्रेशर भी कहते हैं. सो अगर आप वाटर सरफेस से सिर्फ 1 मिलीमीटर नीचे 13.6 मिलीमीटर नीचे जाते हैं तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर बढ़ जाता है. सो इमेजिन अबाउट 4 किलोमीटर्स भाई. अच्छा जी, अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारी वेनस सिस्टम में. ग्रेविटेशनल प्रेशर ऑल्सो अकर्स इन द वैस्कुलर सिस्टम बिकॉज ऑफ the weight of the blood in the vessels. When a person is standing, the pressure in the right atrium is 0 because the heart pumps any excess blood that attempts to accumulate into. So right atrial pressure 0 ही रहता है, लेकिन
अगर कोई बंदा खड़ा ही रहे काफ़ी देर तक, सो जो वेन्स ऑफ द फीट यानी पाँव में जो ब्लड है, ऑब्वियसली ये ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ उसका प्रेशर बढ़ जाता है. इट्स अबाउट +90. इमेजिन दिस इज द प्रेशर इन द हार्ट, जीरो. द प्रेशर हेयर इज जीरो, सेंट्रल वेनस प्रेशर. लेकिन फीट में बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इट इज +90. इट्स अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर, है ना. इन द आर्म वेन्स द प्रेशर एट द लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द रिब इज अबाउट 6 मिलीमीटर. सो ये डिफरेंट प्रेशर्स उन्होंने यहाँ दिए हैं. आर्म वेन्स में 6 मिलीमीटर, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा. देखें ये आर्म में फर्दर नीचे आए तो +8, और जब हैंड के पास, रिस्ट के पास पहुंचे तो यहाँ वेन्स में प्रेशर है 35. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स कि जितना आप हार्ट लेवल, अब ये हार्ट लेवल है, सी लेवल की हम बात करते हैं ना प्रेशर के लिए, कि सी लेवल से जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा. यहाँ भी ऐसे ही है, जितना हार्ट लेवल से नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ रहा है. अब देखें यहाँ पर 0 है, देन 6, देन 8, देन 35, और बिल्कुल नीचे चले गए तो +90. बाय द सेम टोकन जितना सी लेवल से या हार्ट लेवल से ऊपर जाएंगे ब्लड प्रेशर नेगेटिव में हो रहा है. सो इफ यू सी हियर दैट यू नो इन द क्रीनियल स्टफ द ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू बी इन -10, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. अब इसके बारे में आपको पढ़ाता भी हूँ कि ये नेगेटिव प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है. नेगेटिव प्रेशर की इंपॉर्टेंस ये है कि बेसिकली अगर कोई सर्जरी हुई और ये क्रेनियम ओपन करना पड़ गया, क्रेनियोटमी, और ये वेन्स ओपन करनी पड़ गई, सो देयर इज अ पोटेंशियल कि दीज वेन्स बिकॉज ऑफ माइनस प्रेशर दे विल सक एयर इनटू द वेनस सिस्टम, एंड दिस कैन लीड टू एयर एम्बोलिज्म. सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ऑपरेटिंग द क्रेनियल वेन्स बिकॉज वहाँ प्रेशर माइनस में है. ठीक है. द नेक वेन्स ऑफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग अपराइट कोलैप्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द माइनस प्रेशर. सो ये वाली डायग्राम देख लीजिएगा भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ठीक है. इसमें डिफरेंट प्रेशर्स बताए हुए हैं वेनस सिस्टम के. इनसाइड द स्कल दे उसमें माइनस प्रेशर है, एंड दे कैन सक द एयर ड्यूरिंग सर्जरी. ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ. नाउ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फैक्टर ऑन आर्टीरियल एंड अदर प्रेशर्स. नाउ दैट्स another important heading to discuss. The gravitational factor also affects the pressure in the peripheral arteries and the capillaries. For example, a standing person who has a mean arterial pressure of 100 at the level of the heart has an arterial pressure in the feet of about 190. That's because of the gravity. Therefore, the arterial pressure is stated to be 100 millimeters. This generally means at the level of the heart, not at the level elsewhere in the body. Okay? So ये venous system में भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ रहा है, इसी तरह arterial system में भी है. Okay? Now, venous valves का concept, ये, I mean, that's a simple concept to grab basically. Were it not for the valves in the veins, the gravitational pressure would cause the venous pressure in the feet always to be above 90. और मैं आपको ये पूरा ना कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर ये पैराग्राफ आसान हो जाएगा. देखें बात ये है कि इफ दिस द पर्सन फॉर एग्जांपल, ब्लड की डायरेक्शन वेनस सिस्टम में क्या है, टूवर्ड्स द हार्ट. ऐसे ही है ना, यहाँ से ब्लड जाएगा और ये जाएगा और जाएगा और राइट एट्रियम में घुस जाएगा. सो इट इज टूवर्ड्स द हार्ट. तो ये लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, सपोज इसमें ये वेन है. अब अगर इस वेन में कोई वाल्व नहीं होता, वाल्व बेसिकली क्या काम करता है कि ब्लड जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसको वापस नीचे नहीं आने देता. दैट्स द जॉब ऑफ द वाल्व. तो अगर इस डायग्राम में आप देखें, दे आर यूनिडायरेक्शनल, ब्लड गोज इन दिस डायरेक्शन, बट जब वो वापस आने लगेगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे, शट डाउन. सो वाल्व्स बेसिकली अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, एंड दैट वन डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वेन बिकॉज दे कंटेन वाल्व्स. अच्छा, फिर ये जो मूवमेंट ऑफ ब्लड है टूवर्ड्स द हार्ट, इट इज असिस्टेड बाय मसल्स. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मसल्स हैं, गैस्ट्रोक्नेमस मसल है, सोलियस मसल है. हम जब मूव करते हैं तो ये वेन्स जो हैं, इसमें जो ब्लड है वो पंप होता है ऊपर की तरफ. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल हार्ट्स एज वेल, या पेरिफेरल पंप्स. जो मसल्स हैं इनका काम है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग फ्लाइट्स ले रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट, और या यूएसए के किसी दूर स्टेट में जा रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट. तो इस लॉन्ग फ्लाइट में आप बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए सिचुएशन में आपका जो ब्लड है इट पूल्स इन योर लेग्स. सो व्हाट यू शुड डू इज, आप अपने फुट को कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन एंड लेग में कुछ ना कुछ बैठे बैठे मूवमेंट करें. उस मूवमेंट से होगा ये कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड विल कीप मूविंग टुवर्ड्स द हार्ट. तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं ब्लड, और ब्लड रुकने से ऑब्वियसली आई मीन इट कैन बी थ्रोम्बोसिस हो सकती है स्टेसिस की वजह से. सो थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करने के लिए या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करने के लिए लॉन्ग फ्लाइट्स में ये रेकमेंड किया जाता है कि यू हैव टू कीप कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल्स बाय मूविंग योर लेग्स एंड फीट ऑल द टाइम, और एटलीस्ट आफ्टर सम टाइम पीरियड, कुछ इंटरवल के बाद उसको मूव करें. सो दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यू शुड ग्रैब
कि किस तरह से वेल्व्स काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो ये वेनस पंप, मसल पंप, गैस्ट्रोक्टोमी, सोलियस, इसकी हमने बात कर ली और दिस इज ऑल गुड टू गो। नाउ अगर इन वेल्व्स में गड़बड़ होगी, ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट अगेन टू ग्रास्प, अगर ये वेल्व काम नहीं करेंगे तो ब्लड ऊपर जा रहा होगा लेकिन ब्लड वापस नीचे भी आ जाएगा, और नीचे जब आएगा तो ज़ाहिर अगर लेग में यहाँ से ब्लड ऊपर जा रहा था, पहले वेल्व्स उसको नीचे आने से रोक रहे थे, अब वेल्व्स चूंकि काम नहीं कर रहे तो ब्लड यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ जो वेन है उसमें प्रेशर 90 से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि थिंग्स विल कम आउट, यहाँ पे एडिमा फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इन लोगों में जिनमें वेल्व्स इनकॉम्पिटेंट होते हैं, वी कॉल देम वेरिकोज वेन्स, यानी फूली हुई वेन्स, ऐसी वेन्स जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर उन वेन्स में बहुत ज़्यादा है, दीज आर कॉल्ड वेरिकोज वेन्स एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू एडिमा, बिकॉज इतना ज़्यादा ब्लड है तो लिक्विड विल ऊज आउट ऑफ द वेनस सिस्टम। और हम ये माइक्रो फ्लूइडिक्स का जो अगला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एडिमा होता कैसे है, राइट। अच्छा, फिर एक लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का कि ब्लड रिजर्वायर फंक्शन ऑफ द वेन्स। वेन्स जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, दे आर स्टोर हाउस फॉर ब्लड, सो दे आर द रिजर्वायर्स फॉर ब्लड। पहले भी हमने ये बात की है दैट मोर देन 60% ऑफ ऑल द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द वेन, सो दे आर एक्चुअली स्टोरिंग द ब्लड। व्हेन ब्लड इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी तो आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और ज़्यादा ब्लड हार्ट में पहुंचता है ताकि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन किया जा सके। सो दे आर बेसिकली स्टोर हाउस। अगर यहाँ पे ब्लड नहीं होता तो किसको कॉन्ट्रैक्ट करते? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। These signals in turn elicit the nerve, ये मैं बता चुका आपको, okay? Now, specific blood reservoirs. Certain portions of the circulatory system are so extensive and or so compliant that they are called specific blood reservoir. For example, spleen, which sometimes can decrease in size sufficiently to release as much as 100 ml of blood into other areas of circulation. Liver, for example, large abdominal veins, for example, they can contribute all the time extra 300 ml of blood whenever needed. Venous plexus beneath the skin. So these are very good reservoirs of blood. The heart and lung, although not part of the systemic venous reservoir, may also be considered blood reservoirs. The heart, for example, shrinks during sympathetic system, additionally adding 50 to 100 ml of blood. यानी हार्ट को और अगर कॉन्ट्रैक्ट करा देना थोड़ा, मतलब नॉर्मल सिस्टोली के बाद, तो 50-100 ml ब्लड तो निकल ही आएगा, ऐसे ही लंग्स में से भी है। स्प्लीन इज ऑल्सो a reservoir for red blood cells. The venous sinuses of the spleen and the pulp, these contain blood cells and they can be released into circulation as needed. In the splenic pulp, the capillaries are so permeable that the whole blood, including the red blood cells, ooze out of the capillary wall into the trabecular mesh, forming the red pulp. So basically टोटल मिला के बात ये है कि स्प्लीन्स में से रेड ब्लड सेल्स, even platelets can be given to the circulation, therefore they are very important reservoir for certain blood cells. So that's basically it about the concepts of distensibility, the functions of the arterial and the venous system. Vascular system के मैंने आपसे कहा कि there are about 9-10 chapters. 2 chapters हम कर चुके। आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर करें अपने कॉलीग्स के साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।